हो रही हैं कि मणिपुर एक बार फिर से शांति की पटरी पर लौटे और प्रगति की गाथा लगातार लिखता चला जाए। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर में अब बारी आ गई है हमारी आज की खास चर्चा की, और चर्चा 9 साल की उपलब्धियों पर। 26 मई 2014 को भारत के संसदीय इतिहास में एक नए दौर का आगाज करते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 9 वर्षों में पीएम मोदी ने देश हित में कई बड़े फैसले लेकर आम लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। तो पीएम मोदी ने आज ट्वीट करके इसे सेवा के 9 साल बताया और लिखा, आज हम राष्ट्र की सेवा में 9 साल पूरे कर रहे हैं। मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया हूं। इन वर्षों में लिया गया हर फैसला, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और अधिक मेहनत करते रहेंगे, पीएम ने लिखा। बीते 9 वर्षों में भारत ने विकास की नई परिभाषा गढ़ी। ये जन भागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब हो या वंचित, नारी हो या फिर युवा, हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 सालों के दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम की है। व्यवहार परिवर्तन की सामाजिक क्रांति, पीएम मोदी के आह्वान पर जन भागीदारी का आंदोलन बना और देश में 12 करोड़ शौचालय बने। और इस इज्जत घर ने देश भर की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। महिलाएं सशक्त हुईं और उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। साथ ही मोदी सरकार के जनधन स्कीम ने 49 करोड़ गरीब लोगों को बैंक खाते खुलवाए। देश के इतिहास में पहली बार गरीब लोगों का सीधे बैंक से नाता जुड़ा। बैंक में खाते खुले तो 40.82 करोड़ लोगों को 24 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा योजना से लोन दिया गया ताकि वो अपने रोजगार बना सकें। हर गरीब का हो अपना पक्का मकान। इन वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीब परिवारों को अपने घर की चाबी मिली। हर घर विकास, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अंत्योदय को साकार होते हुए पहली बार देश ने देखा। तो मोदी सरकार की जन आरोग्य योजना की बात करें तो उसके भी तहत 5 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से मुक्ति मिली, उनका फ्री इलाज हुआ। समृद्ध किसान खुशहाल देश के संकल्प को लेकर खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीक के साथ 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाता है। हर घर नल से स्वच्छ जल के संकल्प को पूरा करने के लिए देश ने एक और सामाजिक क्रांति देखी। जिन इलाकों में महिलाएं दिन भर कठिन परिश्रम से 1 घड़ा पानी इकट्ठा कर पाती थीं, आज उनके घर में नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन योजना ने पिछड़े इलाकों में अब तक 12 करोड़ परिवारों के बीच साफ पानी मुहैया करा दिया है। साथ ही बात करें कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, तो महामारी के दौरान 221 करोड़ वैक्सीन के डोज ने जीवन रक्षा के लिए संजीवनी का काम किया। 9 साल की सामाजिक क्रांति ने करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को उठाया, तो कुछ बड़े फैसलों ने देश की तस्वीर भी बदल दी। जैसे कि एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी ने टैक्स सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाया और आर्थिक सुधार हुआ। सोच बदलेगा तो देश बदलेगा, इस भाव को लेकर मोदी सरकार ने डिजिटल क्रांति से भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी। एक और बड़े फैसले की बात करें तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान किया गया। ग्रासरूट डेमोक्रेसी का मॉडल बना जम्मू कश्मीर, आज G20 की मेजबानी तक कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, या महाकाल कॉरिडोर, या फिर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, ये तमाम सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ ही देश भर के लाखों लोगों और युवाओं को घर बैठे इन सभी योजनाओं ने रोजगार का अवसर भी दिया है। मेडिकल कॉलेज हो या फिर अस्पताल, IIT हो या IIM, नवनिर्माण के संकल्प में सैकड़ों मानक संस्थान खुलने से हजारों मेधावी छात्रों को अवसर मिला। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, यह एहसास सभी को है, लेकिन सियासत के तहत सेवा के इस भाव को नकारने की कोशिशें होती हैं। लेकिन पीएम मोदी इस देश की आवाज बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर देश के करोड़ों लोगों का विश्वास है। इस भाव को नकारात्मक सियासत बदल नहीं सकती। और जब 9 साल पूरे हुए तो पीएम ने ट्वीट करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की हैं, और पीएम ने लिखा अपने ट्विटर पर कि बीते 9 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। ये जन भागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब हो या वंचित, या फिर नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। इस दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम की है। तो आज हम इसी पर खास चर्चा करने जा रहे हैं कि
कैसा रहा 9 साल और कैसी रही ये उपलब्धियां, इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी आपका। विनोद जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, आगे चल करके हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। मैं शुरुआत आपके साथ कर लेता हूं विनोद जी, कि जिस तरह से कि 9 साल में ये तमाम उपलब्धियां हैं सरकार की, जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ से सवाल भी उठते हैं, लेकिन इन 9 सालों में जो हमने तमाम चीजें अपनी रिपोर्ट में दिखाई विनोद जी, वो तो ये कहानी कहते हैं कि ये 9 साल भारत के विकास में एक बहुत ही बड़ा पड़ाव रहा है, मील का पत्थर साबित हुआ है। विनोद जी। लाल जी, आपने जो एक लिस्ट दी है अभी प्राइम मिनिस्टर के 9 साल का, ये एक उस फहरिस्त में एक छोटी सी लिस्ट है। आप ये कहें कि हम अगर शुरू करें प्रधानमंत्री के उस लाल किले से, उस भाषण से, जिसमें उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, आपको शायद याद होगा, यही समय है, सही समय है, देश का अनमोल समय है। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आह्वान किया था कि यही समय है, सही समय है और यह देश का अनमोल समय है। तो आप ये देखिए कि यह समय, यह 9 साल जो है वो याद किया जाएगा और अभी भी लोगों के मन में जो ये विश्वास है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साल है, दौर है, ये नवनिर्माण का दौर है। और इस दौर को आप देखें कि जब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बताएं कि इस दौर में आप देखिए कि जब 2013 में प्रधानमंत्री बनारस में आए थे नॉमिनेशन करने, तो उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा जी ने बुलाया है, गंगा माँ ने बुलाया है। तो शायद उसको कई तरह से लोगों ने कटाक्ष भी किया, कई तरह से अपनी प्रतिक्रिया भी दी। तो लेकिन ये अब लोगों को इस देश में एहसास हुआ है कि मोदी जी ने जो कहा था कि गंगा माँ ने बुलाया है, उनके बुलाने का अर्थ क्या था। काशी के साथ में बनारस का वो बदले स्वरूप, उसके बाद वो चलते हुए आप चलिए कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो भव्य राम मंदिर के निर्माण, काशी कॉरिडोर से लेके चलते हुए यात्रा में आप देखिए कि महाकाल का निर्माण, देश के सांस्कृतिक धरोहर का एक तरह से पुनरुत्थान होते हुए 4 धाम की यात्रा में आज 50 लाख से ज्यादा लोग जा रहे हैं। आप अभी अयोध्या में देख लीजिए कि एक दीपोत्सव में वहाँ करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो है, ये देश की आत्मा को, जो सोई हुई आत्मा को फिर से जगाने की एक बोध कराया है पिछले इस 9 साल में। तो आप ये देखिए कि वही सांस्कृतिक पुनरुत्थान के उस रूप में आज नया संसद भवन बना है, तो तमिलनाडु का सेंगोल पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित हुई है। ये इस सिलसिला जो आप कह सकते हैं कि ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दौर है, उसके साथ आप निर्माण की बात करिए कि इस देश ने कितने निर्माण के चीजों से सामाजिक क्रांति और सामाजिक भागीदारी की क्रांति की जब बात करेंगे, तो सबसे पहले आप स्वच्छ भारत मिशन को ले लीजिए। जब प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा के वाल्मीकि बस्ती से इसकी शुरुआत की थी, तो आप ये कह सकते हैं कि जिस अनटचेबिलिटी के लिए यह पूरा देश लड़ता रहा पिछले 100 साल तक, एक झाड़ू ने कैसे कमाल किया कि लोगों की मानसिकता बदल गई। सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। आज आप देखिए कहीं आप अनटचेबिलिटी की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हर घर में अब शौचालय है और शौचालय लोग खुद साफ करते हैं। तो ये जो एक व्यवस्था के साथ में, जो सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ में सोच का परिवर्तन हुआ, लोगों के जागरण का परिवर्तन हुआ, ये जन भागीदारी से हुआ। और ये जन भागीदारी कैसी, तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम समझते हैं, सहेजते हैं, तब उसका अर्थ समझते हैं। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले इस देश में जो ये सामाजिक भागीदारी का आंदोलन बना था, वो गांधी जी ने शुरू किया था। याद होगा आपको कि वो सी चंपारण के मूवमेंट से उन्होंने जन भागीदारी का वो अपना एक आंदोलन का गांधी जी ने शुरुआत की थी। और उसी चंपारण की उस भूमि से प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छाग्रह का आंदोलन का शुरुआत किया था और पूरे देश को एक तरह से क्लीन बनाने की एक संकल्प को किया। आज उस इज्जत घर ने लाखों करोड़ों महिलाओं को एक स्वाभिमान और सम्मान का बोध कराया है। तो ये जब आज पीएम ट्वीट कर रहे थे कि ये जो सशक्तिकरण है, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के हर वर्ग ने इसको महसूस किया, यही समय है, सही समय है। और इस देश ने महसूस किया, ये आज इस 9 साल के झांकी में आप देख सकते हैं। लालचंद जी, ठीक है, लौटता हूं आपके पास और इस चर्चा में एसएन सिंह जी को शामिल कर लेते हैं। एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम बनाया है कि इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। 1 महीने तक आपका कार्यक्रम चलेगा। जरा सबसे पहले तो हमें यही जानकारी दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों तक, जन जन तक 9 साल की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए क्या खास तैयारी की है। मैं इसके पहले लोकेश जिंदल जी का स्वागत कर लेता हूं। लोकेश जी, स्वागत है।
कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश जिंदल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और अभी फिलहाल एसएन सिंह जी आप जवाब दीजिए कि क्या खास योजना है, क्या खास तैयारी है आम जन तक, जन जन तक इन सभी बातों को पहुंचाने की। एसएन सिंह जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सरकार ने जो 9 साल में देश के लिए, प्रदेश के लिए जो खुशहाली के कार्य किए, समृद्धि के कार्य किए, चौमुखी विकास के कार्य किए, उसको लेकर जनता तक जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए जो सरकार ने कार्य किया, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्योंकि जो अंत्योदय की परिकल्पना थी, गांव गरीब की खुशहाली के कार्य थे। एक गरीब को क्या चाहिए? गरीब को आवास चाहिए, सर्वाधिक आवास देने का कार्य अगर किसी सरकार ने आजादी के बाद किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसमें गरीब को बिजली चाहिए, वो बिजली देने का कार्य किया, शौचालय देने का कार्य किया, शिक्षा देने का कार्य किया, उसमें हर घर जल नल योजना देने का कार्य किया। और गरीब अगर बीमार होता है तो 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे लगता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे छोटे छोटे पदाधिकारीगण, जिले के जो कार्यकर्तागण हैं, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और तमाम संगठन के लोग वो जिले में प्रवास करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो 370 समाप्त किया गया है, जो आज भव्य कुंभ का आयोजन किया गया, काशी कॉरिडोर का विकास किया गया, विश्व के मोबाइल निर्माण में तो आज सर्वाधिक योगदान केंद्र सरकार की है। आज 5 लाख हेल्थ बीमा योजना जो केंद्र सरकार की, इन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सरकार से रूबरू कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, इसके पहले भी बहुत सरकारें होती थी, वो तुष्टिकरण के कार्य करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो एक विकास का कार्य किया और विश्वास उत्पन्न करने का कार्य किया जनता के बीच में कि ये सबकी सरकार, ये ऐसी सरकार नहीं है जो ये कहे कि नहीं देश के संसाधनों पे फर्क अधिकार है। देश के संसाधनों पे सभी का बराबर का अधिकार है। आवाज सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, सुरक्षा सबको चाहिए और सभी मानकों को बिना जाति धर्म वर्ण वर्ग देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करती है। और ये विश्वास पैदा करती है कि ये विकास सबके लिए और बार बार सामूहिक प्रयास के द्वारा सबको साथ लेकर चलने के लिए जो नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में घड़ती है उसको पूरा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नाते आज देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना कालखंड में देखिए हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जाती है उपलब्धियों की चर्चा रिपोर्ट में कर चुके हैं। लौटता हूं आपके पास एसएन सिंह जी, उसका मदद पहुंचाया जाता है। ठीक, एसएन सिंह जी आपके पास लौटता हूं। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री भी करके कहते हैं कि यही तो सच्चा सोशलिज्म है, यही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है कि सबको फायदा मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस, विपक्ष, उनका सवाल भी बनता है। उन्होंने 9 साल 9 सवाल पूछा भी है। लोकेश जिंदल जी, 9 साल 9 सवाल आपने पूछा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन हमें यह बताइए कि जो रिपोर्ट है, मुझे अभी भी लगता है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट दिखाने के बाद भी हमने बहुत सारी चीजों को उसमें कवर नहीं किया है। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि इन 9 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि यह चीज होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहला मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा जी कि सर मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई, हाँ। लेकिन अभी तक जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन नहीं कर पाई। अच्छा, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण किस मुद्दा है, हाँ। कि जीएसटी से जो व्यापारी परेशान है, हाँ। उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में डिले होता है, उसे जस्टिस नहीं मिलता। तो सरकार को चाहिए कि जीएसटी इंट्रोड्यूस करने से पहले एपेलेट ट्रिब्यूनल की योजना बनाए, उसे इंप्लीमेंट करे। सरकार के पास इतना एक्सपीरियंस है कि कल को किसी व्यक्ति को जीएसटी रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी वो कहां जाएगा। ठीक है, आज हाई कोर्ट की बेंच हर जगह नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना व्यापारी, आम व्यापारी को, छोटे ठीक है। आपने एक सवाल उठाया, इस पर जवाब लूंगा मैं। आगे और बताइए, और क्या चीजें आम लोगों के जीवन में परिवर्तन से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, तमाम जैसे जो काम हैं योजनाओं के तहत जो हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है, कोविड काल के बाद में ये और भी बढ़ी।
2022 के बजट में ऐसा अपेक्षित था कि सरकार सोशल सिक्योरिटी नेट बढ़ाएगी जी। एमजी नरेगा का परसेंटेज आउटले कम कर दिया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत उसका आउटले कम कर दिया गया। तो बजाय इसके कि सोशल सिक्योरिटी नेट बढ़ाया जाए, सरकार ने सोशल सिक्योरिटी नेट को कम कर दिया। लेकिन फूड सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो उल्टा 5 किलो मुफ्त अनाज जोड़ा गया है, वो योजना अभी भी चल रही है। देखिए आज हम सिलेंडर की बात करते हैं, पेट्रोल फ्यूल की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। ठीक है। इससे हाउस होल्ड इनकम की अगर हम बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम हाउस होल्ड की बहुत कम होती जा रही है। यानी महंगाई आपका एक मुद्दा है ना? महंगाई के कारण जो सरकार को जिस तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट देना चाहिए, उस तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। जैसे कि पहले के मुकाबले देखिए, स्वास्थ्य बीमा है, किसानों को फसल बीमा है, तो ये सामाजिक सुरक्षा की ही तो योजनाएं हैं। पेंशन स्कीम है, किसानों के लिए भी पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन है, तमाम तरह की चीजें हैं। किसान सम्मान निधि के तहत सरकार जो है केवल और केवल कुछ महज 3 या 6 हजार रुपए किसान के अकाउंट में देती है साल भर के। 6 हजार रुपए, 3 नहीं 6 हजार। 6 हजार रुपए। लेकिन आप अगर उसका एक दिन का हिसाब लगाएं तो केवल 20 रुपए तक पड़ता है। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि इस राशि में और बढ़ोतरी होनी चाहिए? मेरी बोतल की बात करता हूँ, पानी 1 लीटर पानी की जो बोतल है वो भी 20 रुपए की है। इसका मतलब इस किसान सम्मान निधि से किसान 1 लीटर पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, ठीक है। कैसा सम्मान निधि है? ठीक है लोकेश जी, आपके पास और सवालों के साथ मैं आऊंगा, आपके और सवालों को सुनूंगा। मैं जरा विनोद जी के पास रुख करता हूं। विनोद जी, इतनी लंबी रिपोर्ट हमने दिखाई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अपने रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सरकार का जो काम रहा है, हाईवे की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, हाईवे के साथ साथ आईवे की बात कर लीजिए, जो प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो 9 साल में रहे हैं, उसमें से कुछ बातें, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से जैसे महंगाई की बात उठ रही है, बेरोजगारी की बात उठ रही है, जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात उन्होंने उठाई, क्या ये लगता है कि इन 9 सालों में कुछ ऐसे चीज हैं जिस पर कि और ज्यादा काम करने की जरूरत है? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिंदल साहब का सुन रहा था, मैं उनका जवाब देना, मुझे लगता है कि उनके जो कुछ सवाल है, जवाब तो उनके बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन मैं उनकी थोड़ी शंका को दूर कर सकता हूँ। हाँ, जो आप सवाल ये है कि जो 9 सवाल को लेके आए थे और एक बड़ी बुकलेट लगा के कांग्रेस ने उसकी जोरदार प्रचार की थी और उस अभियान को उन्होंने कहा था, शुरू किया था, तो शायद उनकी जो मिसिंग है वही मिसिंग सबसे बड़ा मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है कि वो एक तरीके से ये 9 साल की उपलब्धियों को सिरे से नकारते हुए दिखते हैं। उनको लगता है कि इस 9 साल में कुछ भी नहीं हुआ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक चीज हम लोग याद दिला दें अपनी इस डिस्कशन में कि इस देश में देख लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा इतिहास झांकें तो इस देश में अभी तक जनता के चुने हुए सिर्फ 4 प्रधानमंत्री हुए हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी, उसके बाद नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में, वो व्यवस्था से और आप कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीतिक मजबूरी हो या सत्ता का समीकरण हो, इसके कारण वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस 4 प्रधानमंत्री के उस दौर को देखें और उसका रिव्यू करें, उसका रिवीजन करें। इसके बाद अगर वो मोदी के 9 साल और 9 सवाल लेके आए तो शायद उनको बेहतर उसकी जानकारी उनको मिलेगी। ठीक है कि इस 9 साल ने जो परिवर्तन का काल देखा है, शायद उसको ये जीएसटी और महंगाई और बाकी चीजों से लेके आ रहे हैं। जिंदल साहब विद्वान आदमी हैं, उनको समझना चाहिए जिस देश में अलग अलग स्टेट के कितने कानून थे, 20 कानून थे। उस समय में एक्साइज के, कस्टम के जितनी सारी ड्यूटियां लगती थी, एक व्यापारी किस तरह से परेशानी थी, शायद जिंदल साहब खुद व्यापार के परिवार से आते होंगे, उनको पता होगा। लेकिन वो झुठला रहे हैं अपीलेट को लेके। अब एक देश एक टैक्स की जो व्यवस्था बनी थी, उस व्यवस्था में देखिए कि आज टैक्स कलेक्शन का एक देश में एक मानक रिकॉर्ड में है। कोरोना के काल में भी हमने 1.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन देखा है। क्या कभी जिंदल साहब इसकी कल्पना कर सकते थे? तो इन सारी चीजों को आप झुठलाते हैं। आप झुठलाते हैं महंगाई के नाम पे। आप पूरी दुनिया की व्यवस्था देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और एक जगह आप बाजार की हालत ये होती है कि अगर आज अमेरिका के बाजार मंदा पड़ा तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश, पूरे दुनिया के बाजारों पे पड़ता है।
एक चाइना के बाजार का इम्पैक्ट, जापान के बाजार का इम्पैक्ट। और अगर रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 2 साल से चल रहा है तो क्या हम इसको झुटला सकते हैं कि उसका महंगाई का कसर दुनिया में नहीं पड़ेगा? और साथ ही ये दौर जो है कोरोना के महामारी, 3 साल के महामारी में आप देखिए कितने देश जो है वो किस तरह से आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। आप अपने पड़ोसी देश को देख लीजिए, 4-5 पड़ोसी देश है जहां की वो आर्थिक स्थिति को आप देख लीजिए। तो ये भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, एक मजबूत इच्छा शक्ति है, वो भारत को आप ये देखिए कि नीचे के 5 का, उससे ये टॉप 5 में भारत पहुंचा है। और ये जो मजबूत की राजनीतिक इच्छा शक्ति से आज भारत एक 5वें आर्थिक शक्ति के रूप में पहुंचा है। शायद कांग्रेस के इस 9 साल का जो 9 सवाल का जो जवाब उसमें वो नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब आप सिर्फ परसेप्शन से सवाल बनाएंगे, जब आप इस हकीकत को नजरअंदाज करेंगे तो शायद जनता को इस बात को पता है। ये सोशल मीडिया से कैंपेन करने और फेक नैरेटिव चला के अगर आप चाहते हैं कि मोदी के इस 9 साल को आप एक छोटे से उसमें हिस्से में ले आए, तो ये दौर जो है, जो आपको मैंने पहले ही अपने में बताया था उस चीज को कि हम लोग उल्लेख कर रहे थे, ये सही समय है। तो ये सही समय का दौर इसलिए भी है, ये जन भागीदारी का लोकतंत्र है, यही समय इसमें है, हर विकास का जो सही समय है। और भारत का जो अनमोल समय है, ये भारत ग्रासरूट डेमोक्रेसी को करीब से देखा है। आज आप पंचायती राज व्यवस्था में देख लीजिए कि एक पंचायतों को जो मिलने वाला उसका जो राजस्व और पंचायतों को जो मिलने वाला हिस्सा है, क्या कांग्रेस के दौर में वो लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो ये जो दौर है, ये जो दौर है, उस दौर की कल्पना करके ये छोटे से बुकलेट में इसको समेटेंगे या उसको एक सोशल मीडिया के फेक नैरेटिव से गढ़ेंगे, ये दौर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनभागीदारी का दौर है और हर लोगों ने इस विकास को करीब से एहसास किया है। और मैं इन चीजों पर जरूर लोकेश जी का जवाब लूंगा, लेकिन पहले एसएन सिंह जी का रुख करता हूं। एसएन सिंह जी, कुछ सवाल जो लोकेश जी ने उठाए हैं, जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात उठाई, महंगाई बेरोजगारी की बात उठाई, लेकिन आपको यह लगता है कि आप जब लोगों के बीच इन उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे तो ये सवाल जहां भी उठेंगे उनका आप जवाब दे पाएंगे? एसएन सिंह जी, नहीं, अच्छी बात है। देखिए लोकेश जी एक आंख बंद करके देख रहे हैं, इनको ये दिखाई नहीं दे रहा। अभी हमारे मित्र ने कहा लगभग 1,83,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन होता है। और मैं तो कहूंगा देश का संविधान सामूहिक तौर पे बनता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सभी अंगे हैं और तमाम उनमें संशोधन होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। इसको स्वीकारना चाहिए। अगर हम अपने भवन का भी निर्माण करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें भी बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होते रहते हैं। हम उस अच्छे परिवर्तन को देखते हैं जो जीएसटी के रूप में देखा जाता है। मैं कह रहा हूं, इनकी सरकार में देख लीजिए, इनकी सरकार 55 साल रहती है और शौचालय जो एक मूल आवश्यकता थी वो भी सोशल सिक्योरिटी में आती है, वो पूरी नहीं थी। आज 100% देश में शौचालय का निर्माण हो चुका। पूरे देश में सिर्फ 13 करोड़ लोगों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन था, आज लगभग 50 करोड़ लोगों के पास है। 55 साल में इन्होंने क्या किया था? 723 विश्वविद्यालय बनाया था और 9 साल में 1113 विश्वविद्यालय बन गए। तो ये उपयोगिता नहीं है तो क्या है? मैं कह रहा हूँ 387 मेडिकल कॉलेज आपकी 55 साल की सरकार में थी और 648 मेडिकल कॉलेज अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है, 7 एम्स आपके रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बनाती है, तो निश्चित तौर पे आपको स्वीकारना होगा और मानकर चलना होगा। आप विरोधी मत बनिए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए और मानिए कि जो रक्षा निर्यात 900 करोड़ का था आज 14,000 करोड़ का हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामूहिक प्रयास के नाते, ये सब हुआ हमारे वैज्ञानिकों के नाते, जनता के नाते, सबके नाते कार्य। और एक परिवर्तन और भी हुआ, जानते हैं क्या परिवर्तन? जो लोग राम की सत्ता को नहीं मानते थे वो भगवान राम को मानने लगे। जिनको काशी, मथुरा, अयोध्या में जाने से डर लगता था वो जनेऊ उल्टा करके पहनने लगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा परिवर्तन ऐसा हुआ कि कोई भी दुनिया का धर्म नहीं कहता अपनी धर्म को मत मानिए। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो विरासत के साथ विकास की बात कर रहे हैं। मानिए, अपनी संस्कृति को मत मानिए, भारत को मत मानिए, लोकतंत्र को मत मानिए और विदेशों में जाके भारत के गौरव को नीचा करिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस नाते 2014, 17, 19, 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार बन रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुल के इस बात को कहना चाहिए, जो हमारे अच्छे कार्य हैं उसको सराहिए और जो गलत कार्य हैं निश्चित तौर पे ठीक। चलिए, मैं लेकर के जाता हूं सवाल जाता हूं लोकेश जिंदल जी के पास। लोकेश जिंदल जी, आपकी जो बातें हैं, देखिए आपने महंगाई की बात उठाई, बेरोजगारी की बात उठाई, महंगाई और विकास, ठीक उसी तरह से आर्थिक सुधार, रोजगार, ये सब चीजें जो है निश्चित रूप से हमेशा चर्चा में रहती है, रहेंगी। लेकिन कुछ ठोस आंकड़े हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात हो,
चाहे स्वास्थ्य बीमा की बात हो, चाहे तमाम जो आम लोगों की कल्याण के लिए जो लाभार्थी योजनाएं हैं, ये सब कुछ ठोस आंकड़े हैं। इसको तो आप नहीं नकार सकते कि ये सब चीजें लोगों को मिली हैं, लीकेज हटे हैं, लोगों को सीधा डीबीटी के जरिए सीधा पैसा मिल रहा है, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन सब चीजों को पिछले 9 सालों में जो हुआ है, लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे को बनते देखते हैं तो उसको कैसे नकार सकते हैं? लोकेश जी देखिए, सही कहा एसएन सिंह जी ने। 1,83,000 करोड़ का जीएसटी आपने जो वसूला है वो एक आम आदमी से वसूला है। इनडायरेक्ट टैक्स हकीकत में देखा जाए तो एक आम आदमी भरता है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं भरता। जो लोग अमीर होते हैं वे डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो हम जैसे आम आदमी पे करते हैं। अगर आप बिना एपेलेट ट्रिब्यूनल के ये टैक्स और ज्यादा कलेक्ट करते जा रहे हैं तो इसमें सोचिए कि जिस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का टैक्स वसूला जा रहा है, जो गलत हो या नहीं हो, उसके साथ कितना शोषण हो रहा होगा। दूसरी बात की मैं बात करता हूं, यानी आप टैक्स व्यवस्था के खिलाफ हैं? नहीं, अगर आप साथ में एक रेमेडी तो भेजिए कि बाय चांस अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके पास कहीं कोर्ट में जाने की सुविधा तो हो। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में आपके भी मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को यह मुद्दा फिर उठाना चाहिए मजबूती के साथ। बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। ये मुद्दा बहुत पुराना है और हर वक्त ये मुद्दा टाला जा रहा है। अभी 2023 में मार्च में अपेक्षित था कि एपेलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा, अभी तक नहीं किया है। अच्छा, ठीक है, ये बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का। ठीक है, और बताएं। 6 साल हो चुके। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम एक्सप्रेस बनाई है, बिल्कुल, हाईवेज बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन वंदे मातरम एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जी और जो हाईवेज हैं इन पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, सब करती है। ये तो आप निश्चित करें कि लोग, हर व्यक्ति के पास गाड़ी। आज कोविड काल के बाद में मैं डेटा के आधार पर ये कह सकता हूं, तो जब तक सभी के पास गाड़ी ना हो तब तक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए, डेवलपमेंट नहीं होगा। लोअर मिडिल क्लास जो है डिपेंडेबल क्लास बन चुके हैं। बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास ऐसे हैं जिनका रोजगार और महंगाई के कारण वे इस श्रेणी में आ चुके हैं जहां वे डिपेंडेंट क्लास हो चुके हैं। और जिस तरह से सरकार ने एक स्कीम, जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी नेट घटाया है परसेंटेज आउटले ऑफ बजट में, उसके तहत ये सभी जो वर्ग है ये कहीं का नहीं रहा, ना तो इधर जाने लायक रहा ना उधर जाने लायक रहा। अच्छा, ठीक है। सरकार ने जो रोजगार के वायदे किए थे, उस रोजगार के वायदों के आंकड़े में पूरी तरह से उतर नहीं पाई है सरकार। अच्छा, सरकारी जो उपलब्धियां थी, सरकारी रोजगार घटता जा रहा है हर साल। जो अगर हम डिफेंस की बात कर लें, रेलवेज की बात कर लें, ऐसी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जिनकी पूर्ति नहीं की है सरकार ने। एग्जाम होते हैं, विद्यार्थी सारा साल मेहनत करता है, या तो निकाल लग जाता है। लेकिन अभी भी रोजगार मेले का आयोजन करके नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। लोकेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप नियुक्ति पत्र का परसेंटेज तो देखिए, कितना जॉब क्रिएशन, कितने जॉब की आवश्यकता है, कितने ग्रेजुएट निकल रहे हैं हमारे हर साल कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से, और कितनों को नियुक्ति मिल रही है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। विनोद जी का रुख करता हूँ। बात मैं कहना चाहूंगा जी, कहिए, जरूर कहिए। देखिए, जिस तरह से शिक्षा का एक स्वरूप बदला जा रहा है, जिस तरह से इतिहास को बदलने, आप सिलेबस में परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना? सिलेबस में परिवर्तन जिस तरह से लाया जा रहा है, वो देखिए एकेडमिकली साउंड नहीं है। ये आवश्यक है कि सरकार शिक्षा को राजनीति के साथ ना जोड़े, अन्यथा समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सुधार तो होना चाहिए ना समय समय पर। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। एक ही चीज तो बना करके नहीं रखी जा सकती, अगर कुछ नया आता है तो उसको जोड़ा जाना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, आपसे एक सवाल मैं जरूर ये समझना चाहूंगा कि 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, जैसा मैंने बताया कि इतनी बड़ी रिपोर्ट हमने दिखाई है, लेकिन फिर भी हमसे कुछ ना कुछ जरूर बड़ी चीजें छूटी हैं। लेकिन फिर भी क्या ये बात है कि आज मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाना चाहूंगा कि 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के उसकी आलोचना में कुछ ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसीलिए ओपीएस या फ्रीबी वाली राजनीति जो है उसका सहारा कई दलों को लेना पड़ रहा है। विनोद जी। लाल जी, देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बता रहे थे, लोकेश जी बहुत विद्वान है, इकोनॉमिस्ट भी हैं, लेकिन शायद दिक्कत क्या है कि वो जीएसटी और उस फ्रेम से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हर सवाल का जवाब में लेकिन अब मुझे थोड़ा सा, वो विद्वान आदमी है, मैं शायद उनके सारे सवालों का उस तरह से समझ नहीं पाया हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं अभी, राहुल गांधी ने ट्रक की यात्रा की थी, ट्रक से आपने देखा होगा, उसको बहुत सोशल मीडिया पे चलाया गया था, कई जगह वायरल भी हुआ था।
तो उन्होंने राहुल ने कहा कि हम रात भर में ट्रक ड्राइवर के साथ में गए और यही भारत जोड़ते हैं। हाँ। तो ये ट्रक जोड़ने वाले जो लोग हैं, ड्राइवर जो हैं, हमने उनकी ज़िंदगी बहुत करीब से देखी और उनका अपना अनुभव है उसको शेयर किया और वो भारत को जोड़ रहे हैं, यही देश को जोड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो चलते चलते बहुत शानदार बात कही कि ये भारत जो जोड़ने के लिए जो ट्रक ड्राइवर अभी सड़क पे चले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको इतना बढ़िया किसने मुहैया किया है? तो उस नरेंद्र मोदी की सरकार है जो हर दिन 60,000 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करता है। उनको शायद, ये जिंदल साहब इकोनॉमिस्ट हैं, शायद उनको इस स्टैटिस्टिक्स को सामने में रखना चाहिए। ये ट्रक ड्राइवर जो राहुल गांधी जिसकी तारीफ कर रहे थे और जिस यात्रा की और भारत जोड़ने की बात वो कह रहे थे, उनको समझना चाहिए कि एक ट्रक ड्राइवर जो अपने डेस्टिनेशन पे पहले जीएसटी से पहले पहुंचने में उसको 5 दिन लगते थे। हर जगह उसको चेक पोस्ट पे रुकना होता था, पेपर लेनी होती थी, टैक्स भरना होता था, उसके बाद उसके इलीगल जितने कारण थे वो आप जानते हैं, मक्खन जैसी सड़कें हैं, फास्टैग है, वो सारी चीजें उसके ट्रक ड्राइवर को होना पड़ता था। तो ये जो देश का स्पीड बढ़ा है, ये हाईवे ने बनाया है, ये उसका जीएसटी ने बनाया है कि एक ट्रक ड्राइवर अगर चंडीगढ़ से चलता है तो नॉर्थ ईस्ट पहुंचता है बिना किसी रुके टुके, कहीं पे उसकी चेकिंग नहीं होती है क्योंकि उसने एक जगह टैक्स भरा है। ये तो मैं सिंपल में उसको उनको बता सकता हूं जो हम लोग जानते हैं। रही बात आपके सवाल पे आता है कि ये कांग्रेस के सामने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि वो सबसे बार अपनी रिपोर्ट में आपने दिखाई थी, ये नकारात्मक सियासत से आप मोदी के लेके जो लोगों में भरोसा है उसको नहीं तोड़ सकते हैं। ये इस अभियान को लेके आप भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर का राहुल गांधी कर चुके हैं। उन्होंने देखा है इस चीजों को कि आप कुछ एनजीओ और कुछ सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों के साथ में आप निकले थे, एक भी विपक्ष के लोग आपके इस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। तो आपने इस यात्रा को देख लिया है कि लोगों के साथ जो संवाद है वो भरोसे का संवाद है। अगर आज नरेंद्र मोदी का इस पूरे देश में जो फुटप्रिंट है वो आपने पिछले में देखा होगा कि एजोल तक में अगर रोड शो होता है प्राइम मिनिस्टर का तो 15 घंटे के 8 घंटे के 15 किलोमीटर की उस यात्रा में आप देखे होंगे कि लाखों लोग सड़क के किनारे खड़े मिलता है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। इसके बदले में अगर आप ये फ्रीबी का मॉडल लाते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लाते हैं, तो आप एक लालच में लोगों को ट्रैप करते हैं, जो आप अभी कर्नाटक में आपने देखा है कि आप कर्नाटक में देखिए, जो आपकी अपनी रिपोर्ट है कि आप अभी देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, आप इस मॉडल को बनाने के बदले में कुछ नया चीज लोगों को देने के बदले में आप सीधे सीधे उस जगह आ रहे हैं जो आपके ही इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं कि आप ये आत्मघाती कदम उठा। लौटता हूं एसएन सिंह जी, जो नकारात्मक राजनीति की बात हो रही है, संक्षेप में बताइएगा कैसे आप इसका काउंटर करेंगे, संक्षेप में। नहीं, देखिए, नकारात्मक राजनीति ये है कि आप विपक्ष हैं, हाउस ऑर्डर में रहता है, आप हाउस में बोलेंगे नहीं, आप जाएंगे विदेश में और भारत की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। जिस लोकतंत्र के नाते मैं तो स्वीकारता हूं कि कर्नाटक में आपकी जीत होती है। उस लोकतंत्र को कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 6,000 रुपया बहुत कम है, आपकी सरकार में वो भी नहीं दी जाती और आपने कहा कि आज बिल्कुल घट गया। नहीं, चलिए शुरुआत हुई है और इसमें और सुधार होगा। गमला में जो पीछे छोटा सा काउंटर लोकेश जी, नकारात्मक राजनीति को छोड़ करके विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मक राजनीति नहीं घटी है। एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सफल प्रयास के साथ लोकेश जी, नकारात्मक राजनीति के अलावा सकारात्मक भूमिका भी बनती है। देखिए, महाराष्ट्र में एक समृद्धि हाईवे का इनॉग्रेशन किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी। वो पूरा मॉडल इस आधार पर था, उस पर 55,000 करोड़ रुपए की लागत लगी और उस मॉडल के अनुसार अगर 3500 गाड़ियां रोज इस हाईवे से गुजरती हैं तब वो मॉडल सक्सेसफुल रहेगा। आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे है जो उस मार्ग से गुजरता है, उसमें हर दिन केवल 20 या 25,000 गाड़ियां गुजरती। अच्छा, चलिए, ठीक है। ये सोच इसलिए ठीक है, चलिए, इन चीजों पर बहस हम लगातार करते रहेंगे, इन चीजों पर बहस हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी, आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया। 9 साल जो रहे हैं मोदी सरकार के, उनमें उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है। ये बात अलग है कि और उसमें कौन सी चीजें जुड़ सकती हैं, कौन सी चीजें उसमें और बढ़ सकती हैं, ये बात अलग है, इस पर जरूर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये बात है कि लंबी फहरिस्त है उपलब्धियों की। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबरों पर करेंगे चर्चा।